हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसपी करियर एकेडमी। बच्चे, आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हमारी सीरीज चल रही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रम पे बात की थी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे बात की थी, काफी पॉइंट डिस्कस किए थे। एक बार मैं उनका रिव्यू ले लूं, उसके बाद हम इस लेक्चर में कंप्लीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम के सारे कंसेप्ट खत्म करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉइंट नंबर 1, पहली बात की थी हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ वॉज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। इस फॉर्मूले का मतलब क्या था? दिस फॉर्मूला वॉज यूज टू फाइंड द वेवलेंथ, इट वॉज यूज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन electron emits when it jumps from shell n2 to n1। जब मेरा n2 शेल से n1 में इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा, तब जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगी उनकी वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला था। और मैंने कहा था r क्या था इसमें? r वॉज रिडबर्ग कांस्टेंट। बट हमने R की वैल्यू याद नहीं रखनी थी, हमने किसकी बात याद रखनी थी? किसकी वैल्यू? 1/r की वैल्यू वॉज 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। यही चीज मेरी यूज हो रही थी। R की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखें एक कांस्टेंट है जिसे रिडबर्ग कांस्टेंट मैं बोल रहा हूं, जिसे मैं रिडबर्ग कांस्टेंट बोल रहा हूं। आपको इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं थी, आपको जो वैल्यू याद रखनी थी वो थी 1/r की, वो वैल्यू थी 1/r की, and it is 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। It is given by 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। चलो एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज माय पॉइंट नंबर 2, राइट? हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सवाल दूं, फाइंड द वेवलेंथ, खुद करने की कोशिश करेंगे, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडिएशन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted by electron in hydrogen atom while number one coming from shell number 2 to shell number 1, number 2 from shell number 3 to shell number 1। ट्राई करेंगे सारे। मेरा इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में जंप कर रहा है और जब 3 से 1 में जंप कर रहा है, दोनों केसेस में वेवलेंथ क्या होगी? फॉर्मूला हमारा सामने लिखा है, सिंस इट इज हाइड्रोजन एटम, माय एटॉमिक नंबर Z इज 1, तो मैं लिखूंगा 1/λ। पहला केस करते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r, Z इज 1 का स्क्वायर, जंप कर रहा है फ्रॉम 2 to 1, तो n1 इज 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, सो दिस इज r 1 - 1/4 which is 3r/4। my 1/λ is 3r/4 which means my lambda is 4/3r। 1/r की वैल्यू आपको पता है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, यहां पुट करेंगे तो my lambda is 4/3 into 911। क्या यूनिट्स क्या होंगी इसकी? आर्मस्ट्रॉन्ग। 3 3 is 9 and 3 4 is 12, तो इसकी एक रफ वैल्यू आ गई 61216 आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी ध्यान से देखेंगे, दिस इज माई शेल नंबर 1, दिस इज माई शेल नंबर 2, दिस इज माई शेल नंबर 3। 2 से 1 में जंप किया तो क्या वेवलेंथ निकाली? 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड पार्ट करते हैं, 3 से जब 1 में आएगा, जब 3 से 1 में आएगा तो क्या वेवलेंथ निकालेगा? ध्यान से देखेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 से 1 में जब आएगा तो क्या होगा? तो माई 1/λ इक्वल्स टू r, z स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, कहां वापस आ रहा है? 1 पे, कहां से आ रहा है? 3 पे, तो ये 3 का स्क्वायर इज 9। सॉल्व करेंगे, माई 1/λ इक्वल्स टू r, 1 - 1/9 इज 8/9, यानी लैम्डा इज
9/8r। 1/r की वैल्यू डालेंगे, सो इट इज 9/8 इंटू 911, 8 1 ज़ा 8, 0 1, ऑलमोस्ट 102। वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इट इज 8 1 918 आर्मस्ट्रॉन्ग, रफली इतना आ रहा है। देखो 102 इंटू 9, 18 1 918 आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी जब 3 से 1 पे जंप किया तो जो वेव निकली, जो रेडिएशन निकली, उसकी वेवलेंथ थी 918। नोटिस करो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों था, अब आपको पता लगेगा मैं सेकंड पॉइंट क्या बोलने वाला था। जितना बड़ा मेरा जंप होगा, जितना बड़ा मेरा जंप होगा, बड़ा मतलब यहां पर 2 जंप्स हुए हैं, इलेक्ट्रॉन या तो 2 से 1 में आया है या 3 से 1 में आया है। जितना बड़ा जंप होगा उतनी छोटी वेवलेंथ होने वाली है। देखो 3 से 1 में जंप किया तो माय वेवलेंथ इज 918, 2 से 1 किया तो 1216। तो जितना लंबा जंप होगा, लिखेंगे बिगर द जंप, बिगर द जंप smaller will be the wavelength, smaller will be the wavelength, wavelength lambda। जितना बड़ा जंप होगा उतनी छोटी मेरी वेवलेंथ होने वाली है। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स थे। एक तो फॉर्मूला वेवलेंथ निकालने का 1/r की वैल्यू, और जितना बड़ा जंप होगा उतनी मेरी वेवलेंथ छोटी होने वाली है। बात समझ में आ गई? और सर ये वेवलेंथ छोटी क्यों होगी, समझो हमने किया क्या है, ध्यान से देखना। हमने किया क्या है, दिस इज n इक्वल्स टू 1। अगर पिछले क्वेश्चन को देखूं, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। अगर यहां से यहां जंप कर रहा है, अगर यहां से यहां जंप कर रहा है, और सेकंड केस में यहां से यहां जंप कर रहा है, हमें पता है जो एनर्जी निकालेगा इट इज hc/λ। ये फॉर्मूला हमने किया था, जो एनर्जी निकल रही है उसका फॉर्मूला इज hc/λ। ये चीज तो हमने की थी बच्चे, ये तो हमने की थी। और साफ देखो यहां से यहां एनर्जी कम निकलेगी, यहां से यहां एनर्जी कम निकलेगी। ये कम एनर्जी गैप है, ये ज्यादा एनर्जी गैप है। ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर मेरी एनर्जी बढ़ रही है। यानी यहां से यहां जंप करेगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा, इनका डिफरेंस। यहां से यहां जंप करेगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा, इसका डिफरेंस। तो यहां जो एनर्जी रेडिएशन की निकली है वो ज्यादा है, वो कम है। यहां जो एनर्जी निकली है वो ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो डेफिनेटली वेवलेंथ कम होगी। देखो ना, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। यहां पर एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। तो याद रखेंगे जितना बड़ा जंप उतनी कम वेवलेंथ। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जितना बड़ा जंप उतनी छोटी मेरी वेवलेंथ। चलो अब आ रहे हैं फ्रेश टॉपिक पे। 2 चीजें हमने बहुत इंटरेस्टिंग देखी अभी। एक तो फॉर्मूले की बात की, एक क्वेश्चन किया, जिससे पता लगा जितना लंबा इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, जितना लंबा इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा उतनी कम वेवलेंथ की वो रेडिएशन छोड़ेगा। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो। मान लो दिस इज माई n इक्वल्स टू 1, दिस इज माई सेकेंड शेल n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 थर्ड शेल, और ये बढ़ते 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 n इक्वल्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी वाले शेल में, पहले शेल से इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन चला गया। इंफिनिटी मतलब एटम से बाहर हो गया, आउटसाइड एटम। इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर हो गया। देखो ना, मान लो 8 शेल है किसी एटम में, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से दूसरे में जा सकता है, फर्स्ट से तीसरे में, फर्स्ट से चौथे में, 5वें में, 6वें, 7वें, 8वें। अगर उससे बाहर चला गया तो मैं बोलूंगा इंफिनिटी पे भाग गया। राइट? बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन ने अब इंफिनिटी से n इक्वल्स टू 1 पे जंप लगाया तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ। मान लो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, माई z इक्वल्स टू 1, तो 1/λ z r स्क्वायर, r z स्क्वायर 1। जंप लगाया 1 पे, कहां से? इंफिनिटी से। याद रखना एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। बचपन में भी पढ़ा होगा, इंफिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करोगे इट इज 0। तो ये चीज तो 0 हो गई। तो वह 1/λ इज इक्वल टू r, विच गिव्स माई लैम्डा इज 1/r। 1/r की वैल्यू पता है, सो माई लैम्डा इज 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। इतनी वेवलेंथ की लाइट, इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन निकालेगा
जब इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है। प्लीज इस चीज को याद रखेंगे। सर आप ये क्यों करा रहे हो, नोट कर लो एक बार, फिर बताता हूं, ध्यान से समझना। जब मेरा इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ना, देखो क्या क्या चांसेस हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो ये मेरा n इक्वल्स टू 1 है, दिस इज n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू इंफिनिटी। फिर से बनाते हैं, चलो ऐसे करते हैं, इससे एक्सटेंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, देखते जाओ बस ध्यान से। अच्छा देखो चांसेस क्या है, चांसेस क्या है। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन असल में यहां था, असल में मेरा इलेक्ट्रॉन यहां था, उछल के कहां कहां जा सकता है सर, ये 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो जब वापस आएगा, आना तो इसे 1 पे है, इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी पोजीशन पे आना है, तो कहां कहां से आ सकता है, हो सकता है 2 में पड़ा हो वापस 1 में आ जाए, 3 में पड़ा हो वापस 1 में आ जाए, 4 में पड़ा हो वापस 1 में आ जाए, 5 में पड़ा हो वापस 1 में आ जाए, ऐसे ही इंफिनिटी में पड़ा हो वापस 1 में आ जाए। तो जब मेरा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टू n इक्वल्स टू 1 फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 या 3 या 4 लेके इंफिनिटी तक, ये जितनी लाइंस बन रही हैं, यानी जितनी, देखो यहां पर कोई वेवलेंथ छोड़ेगा, यहां वेवलेंथ, इन सब की वेवलेंथ की कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ दीज वेवलेंथ्स, वेवलेंथ, खुद सोचो 2 से 1 में आने में कोई वेवलेंथ देगा। मान लो हाइड्रोजन एटम है, मान लो हाइड्रोजन एटम है, क्या मान लिया, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं ये सब, तो Z क्या हो जाएगा 1। यहां से यहां जंप मारा कोई वेवलेंथ, यहां से यहां जंप मारा, सिमिलरली हर जंप के लिए वेवलेंथ होगी, और इन सभी वेवलेंथ की कनेक्शन, इनकी कलेक्शन को बोलेंगे लेमैन सीरीज। याद रखना, लेमैन सीरीज एक कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ हो गई, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ हो गई। तो इन कलेक्शन को नाम देते हैं लेमैन सीरीज। लेमैन एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे हमने इन वेवलेंथ की कनेक्शन को, कलेक्शन को रख दिया है, राइट। और सर क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन असल में यहां बैठा हो, एनर्जी दी, उछल के ऊपर कहीं भी चला गया, एनर्जी दी, उछल के ऊपर कहीं भी चला गया, वापस कहां कहां से आ सकता है यार, यहां से आ सकता है, अगली शेल से, अगली शेल से, एंड सो ऑन, इंफिनिटी से वापस आ सकता है। इन सब की कलेक्शन कब, जब मेरा इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक, मेरा इलेक्ट्रॉन जंप बैक फ्रॉम n टू, जंप बैक टू n इक्वल्स टू 2 फ्रॉम इसके ऊपर के किसी भी शेल से, n इक्वल्स टू 3, 4, 5 इंफिनिटी। इसे बोला जाता है बैल्मर सीरीज। बैल्मर सीरीज अगेन एक साइंटिस्ट के नाम पे इन वाली वेवलेंथ के कनेक्शन को रख दिया है। समझो, इलेक्ट्रॉन अगर पहली शेल में है तो उछल के कहीं ऊपर जाएगा, वापस कहां आएगा, पहली शेल में, कहीं से भी आ सकता है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, जितनी बार भी आया, जहां से भी आया कुछ वेवलेंथ छोड़ेगा, ये भी कुछ वेवलेंथ छोड़ेगा, ये भी कुछ वेवलेंथ छोड़ेगा, यहां से, यहां से, यहां से, इन सभी वेवलेंथ की कनेक्शन को नाम दिया है लेमैन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियली 2 पे है, उसके ऊपर कहीं जंप करेगा, वापस जब आएगा तो अगेन अलग अलग वेवलेंथ छोड़ेगा, उनकी कलेक्शन को नाम दिया है बैल्मर सीरीज, उनकी कलेक्शन को नाम दिया है बैल्मर सीरीज। तो लेमैन सीरीज की पहली वेवलेंथ कब होगी, फर्स्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, इसे बोल देते हैं फर्स्ट वेवलेंथ, या फर्स्ट लाइन भी बोल देते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जब जंप किया है n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1। और मेरी लास्ट लाइन कौन सी होगी, लास्ट लाइन कौन सी होगी, जब इंफिनिटी से 1 पे जंप करेगा, n इक्वल्स टू इंफिनिटी टू n इक्वल्स टू 1। और इन दोनों के आंसर हम निकाल चुके हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। इस वाली लाइन का जब 2 से 1 में जंप कर रहा है, इस वाली की वेवलेंथ 1 क्या आएगी,
1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जब इंफिनिटी से 1 में जंप कर रहा है, अभी अभी किया था, मेरी जो लास्ट आएगी वेवलेंथ दैट वुड बी 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। याद आया? ये सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा और भी सीरीज करेंगे। सर और कौन कौन सी सीरीज हो सकती है? इलेक्ट्रॉन तीसरे में बैठा हो, उछल के ऊपर गया हो एनर्जी लेके, तो वापस भी कहां आएगा? तीसरे में, राइट? इसे मैं तो इसका पहला, चलो इसे अलग से बनाते हैं, इसे थोड़ा दूर बनाते हैं। पहला केस था इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस 1 पे आ रहा है हमेशा। सेकंड केस था इलेक्ट्रॉन जंप करके हमेशा 2 पे आ रहा है, उसको नाम दिया बैल्मर सीरीज। पहले को दिया लेमन सीरीज, दूसरे को नाम दिया बैल्मर सीरीज। इसी तरह थर्ड क्या होगा कि मेरा जंप करके इलेक्ट्रॉन असल में था 3 पे, जंप करके ऊपर गया तो वापस भी कहां आएगा? 3 पे। इसको नाम देंगे पैश्चन सीरीज। पैश्चन सीरीज। इसका जंप क्या होगा? जंप बैक कहां करेगा? इट जंप्स बैक टू n equals to 3 फ्रॉम, इसकी ऊपर वाली शेल से ही जंप करेगा 4 5 इंफिनिटी, राइट? सिमिलरली अगली सीरीज मेरी क्या होगी? अगली मेरी सीरीज क्या होगी? जब जंप कर रहा है n equals to 4 पे, ऊपर से जंप कर रहा है n equals to 4 पे, तो इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टू n equals to 4 फ्रॉम n equals to 5 या 6 इंफिनिटी तक। पहले का नाम लेमन, दूसरे का बैल्मर, तीसरी सीरीज का पैश्चन, चौथी का ब्रैकेट, चौथी का इसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज सभी साइंटिस्ट के नाम पे। और लास्ट कि 5th में इलेक्ट्रॉन था और ऊपर से कहीं जंप करके आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n equals to 5 from higher levels, from n equals to 6 7 infinity। इसे नाम दिया है p फंड सीरीज। कंसेप्ट क्लियर रखो, रटने वाली कोई बात नहीं है, रखने वाली कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है असल में 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, जंप करके ऊपर जाएगा, बट जब वापस आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आएगा। तो इस केस में हर बार जंप करके 1 में आएगा, इस केस में हर बार जंप करके 2 में आएगा, इस केस में हर बार जंप करके 3 में आएगा, इस केस में हर बार जंप करके 4 में आएगा, इस केस में हर बार जंप करके 5 में आएगा। इस सीरीज को जितनी भी वेवलेंथ निकली, हर बार कोई ना कोई वेवलेंथ निकलेगी, फॉर्मूला हमें पता है 1 by lambda is r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square, राइट? हर बार जंप करके आएगा तो कुछ वेवलेंथ निकालेगा हर जंप पे। उनकी कलेक्शन को यहां नाम दिया है लेमन सीरीज, या तो वेवलेंथ बोल देते हैं, लाइन बोल देते हैं सीधे सीधे। बैल्मर, पैश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज। तो ये सीरीज है, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी शेल से करेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से करेगा, कहां? ऊपर करेगा, हीट दी, हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा, एनर्जी बढ़ गई, जब वापस अपनी पोजीशन पे आया तो वेवलेंथ देगा, और उन वेवलेंथ की कनेक्शन को सीरीज में नाम दे दिया है लेमन, बैल्मर, पैश्चन, ब्रैकेट, पी फंड। बात समझ में आई? इसकी पहली जो वेवलेंथ होगी वो कहां से है? n2 से n1 में जंप करके निकाल रखा है आंसर 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी लास्ट वेवलेंथ कब होगी? जब इंफिनिटी से वापस 1 पे आएगा, विच इज 911। इसकी पहली निकाले, ध्यान से देखो पहली वेवलेंथ कैसे निकलेगी? 1 by lambda equals to r, हाइड्रोजन की बात हो रही है Z1, 1 by कहां जंप कर रहा है? 2 पे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 by कहां से कर रहा है? 3 से 9। पहला जंप क्या होगा इसका? फर्स्ट जंप क्या होगा? 3 से 1, लास्ट क्या होगा? इंफिनिटी से 1। पहले जंप की ये बात की, तो ये हो गया 1 by lambda equals to r, 1 by 4 minus 1 by 9, यानी 9 minus 4 by 36, 1 by lambda equals to 5 by 36 r, तो मेरा lambda क्या हो जाएगा? 36 by 5 r। 1 by r की वैल्यू पता है? इट विल बी 36 by 5 into 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहला जंप जो इसका होगा उसकी वेवलेंथ इतनी निकलेगी, जो पहला जंप होगा उसकी वेवलेंथ इतनी निकलेगी
तो याद रखना इसका आंसर आ रहा है 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका आंसर आ जाएगा 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉल्व कर सकते हो आप। सिमिलरली लास्ट जंप क्या होगा, वापस किया 2 पे तो 2 का स्क्वायर, इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी इज 0, 1 बाय इंफिनिटी 0। लास्ट जंप क्या होगा, 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, ये 0 तो r बाय 4, तो लैम्डा हो जाएगा 4 बाय r, 1 बाय r इज 911 तो 4 इंटू 911, 4 इंटू 911। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चे। अच्छा इसका आंसर 6552 है, सॉरी इसका आंसर है 6552, ढंग से कर लेना कैलकुलेशन करके। इसका आंसर आएगा 9114, ये आ जाएगा 3644, ये आ जाएगा 3644। तो इसकी पहली लाइन की वेवलेंथ ये, आखिरी लाइन की वेवलेंथ ये। इसी तरह आप हर सीरीज का मैं यहां लिख देता हूं, इसकी पहली लाइन की क्या है वेवलेंथ 6522 आर्मस्ट्रॉन्ग, और लास्ट लाइन की वेवलेंथ क्या है 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो वेवलेंथ ज्यादा वेवलेंथ कम, जितना बड़ा जंप उतनी कम वेवलेंथ। सिमिलरली इसकी लास्ट की थी 911 आर्मस्ट्रॉन्ग और पहले की थी 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिमिलरली आप हर सीरीज की हर जंप की वेवलेंथ निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो एक बार सारा रिव्यू मैं फिर से करूं और उसी के साथ हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा। एक बार मैं सारा रिव्यू कर दूं, उसी के साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। देखते जाएंगे, कंप्लीट रिव्यू करेंगे 2 लेक्चर्स का। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको चीजें याद रखने में कभी इशू नहीं आ सकता यार। ये बोलने वाली बात है, चीजें याद नहीं रहती हैं, सो ऑन, बकवास है। सारा कंसेप्ट कुछ लाइनों में करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी। सारा कंसेप्ट कुछ लाइनों में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा एंड जंप्स टू हायर शेल। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर शेल पे जाएगा। इट कम्स बैक, इट जंप्स बैक टू ओरिजिनल शेल। वापस जंप करेगा लोएस्ट एनर्जी पे आने के लिए, जंप बैक करेगा ओरिजिनल शेल पे एंड गिव्स आउट रेडिएशन छोड़ेगा या एनर्जी छोड़ेगा ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, किसी वेवलेंथ की एनर्जी छोड़ेगा। और वो वेवलेंथ निकालने का तरीका 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एटम, n1 क्या है, n2 क्या है, जहां से जंप किया, n1 क्या है, जहां पे जंप किया। बात समझ में आ रही है? चलो, जितना बड़ा जंप, बिगर द जंप स्मॉलर इज द वेवलेंथ, स्मॉलर लैम्डा आएगा। ये भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने कुछ सीरीज की। कौन कौन सी सीरीज की? अगर n इक्वल्स टू 2, 3, 4 इंफिनिटी से जंप कर रहा है n इक्वल्स टू 1 पे, या n इक्वल्स टू 3, 4, 5 इंफिनिटी से जंप कर रहा है n इक्वल्स टू 2 पे, या n इक्वल्स टू 4, 5, 6 इंफिनिटी से जंप कर रहा है n इक्वल्स टू 3 पे, वापस आ रहा है 1 पे, या फिर वापस आ रहा है 2 पे, या फिर 3 पे, n इक्वल्स टू 5, 6, 7 इंफिनिटी से आ रहा है n इक्वल्स टू 4 पे, या n इक्वल्स टू 6, 7 इंफिनिटी से आ रहा है n इक्वल्स टू 5 पे। 1 से ऊपर गया है तो कहीं से भी लौट के 1 पे आएगा, कहीं से भी लौट पे 2 पे आएगा, फिर अगर 3 से ऊपर गया है तो कहीं से भी लौट के 3 पे आएगा, एंड सो ऑन। इनको हमने नाम दे दिया है, दिस इज माय, हाँ जी, इसका नाम लेमन सीरीज,
इसका नाम बैल्मर सीरीज, इसका नाम पैश्चन सीरीज, इसका नाम ब्रैकेट सीरीज और इसका नाम पी फंड सीरीज। तो सारा का सारा आपका कंसेप्ट हमने कुछ लाइनों में डिपिक्ट कर दिया। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक और 1/r की वैल्यू। बच्चे r की वैल्यू रट लेते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, दुनिया भर का टाइम लगता है, बट हम 1/r की वैल्यू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग हमेशा याद रखेंगे। और याद रखेंगे एक आर्मस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। अगर मीटर में आंसर पूछ लिया है, जो कि मोस्टली नहीं पूछेगा। तो इसी के साथ बच्चे हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम टॉपिक भी खत्म हुआ। हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम टॉपिक भी खत्म हो रहा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है क्वांटम नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। सच बताऊं तो अभी तक हर जगह एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, भैया दीदी गली वली से पढ़ेंगे, कहीं से कहीं भी जाओगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लेक्चर्स में खत्म कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके +1 का, सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगता है। दिस इज आई गेस हमारा 9th या 10th लेक्चर है, और इसके बाद 4-5 लेक्चर और लगेंगे, तब जाके सब चीजें मुट्ठी में आती हैं, तब जाके चीजें आती हैं। सिलेबस को लेके भागना नहीं है आपने। कईयों को लगा होता है सर ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मैं 3 महीने में केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, 6 महीने में कर दूंगा। नहीं होती यार। कुछ सोच समझ के IAS लेवल पे बैठे लोगों ने करिकुलम डिजाइन किया और 1 साल दिया है +1 करने के लिए, तो कुछ सोच समझ के दिया है, ऐसा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन का मजा लें, पढ़ते रहें। जय हिंद।